हाँ जी बेटा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बैंक ऑफ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किया था और अब हम इसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। हमने थ्योरी पार्ट लास्ट क्लास में कवर किया था और अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं न्यूमेरिकल। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि बैंक ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता क्या है और वो कैसे निकल के आता है। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी थी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है सल्यूट कितना है, कौन सा सल्यूट है उस पर वो डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर बाई चांस ये नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाता है, सर डिस्टर्ब कैसे हो जाएगा? या तो मॉलिक्यूल पानी में जाके डिसोसिएट हो जाएगा। अगर वो डिसोसिएट हो गया तो भाई नंबर ऑफ उसका पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि बेटा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है सर वो वो एन बी से प्रोपोर्शनल होते हैं सर, देयरफॉर डिसोसिएशन से वो वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सल्यूट के मोलर मास के ऊपर। अगर ये नंबर डिस्टर्ब हो गया किसकी वजह से? डिसोसिएशन की वजह से, है ना। पार्टिकल जो है वो स्प्लिट हो गया। एक पार्टिकल चाहे 2 में टूटे, 3 में स्प्लिट हो, 10 में स्प्लिट हो, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन। दोनों केसेस से नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई तो सल्यूट का मोलर मास वो नहीं आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या जिसके बारे में हम सोच रहे थे, राइट। तो हमको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए जब हमने बैंक ऑफ फैक्टर वाले न्यूमेरिकल नहीं किए थे तब हम हमेशा सल्यूट का नाम कैसे लिखते थे? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। क्योंकि हम उसका नाम ही नहीं बता रहे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा कि एसोसिएट होगा? एग्जैक्टली लेकिन अब जब हम बैंक ऑफ फैक्टर टॉपिक कर रहे हैं और कर लिया है तो बेटा ये जो सल्यूट का नाम है आपको हर न्यूमेरिकल में आएगा। पहले जब बैंक ऑफ फैक्टर नहीं लगता था तो हम उसको कहते थे, अज्यूम करते थे कि अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। लेकिन अब हमारे को पता है कि पार्टिकल्स स्प्लिट हो सकते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं, वो डिसोसिएट हो सकते हैं, शायद वो वैसे के वैसे ही रहे। इसलिए करेक्शन के लिए हमारे पास आया बैंक ऑफ फैक्टर, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? आई। इस आई के बेटा बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझे ये अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मैं सारे न्यूमेरिकल्स का पैटर्न जो है वो एक ही रखूंगा, एक ही तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास बैंक ऑफ फैक्टर का कौन सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, मतलब कितने पार्टिकल टूट गए या कितने पार्टिकल जुड़ गए। हो सकता है सारे टूट जाए, हो सकता है सारे जुड़ जाए, हो सकता है कुछ परसेंटेज टूटे, हो सकता है कुछ परसेंटेज जुड़ जाए, जो भी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल
इनिशियली टेकन, इनिशियली टेकन। तो आपने इनिशियली कितने पार्टिकल्स लिए थे, ठीक है, वो आप डिवाइड कर देंगे और आपके पास कितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद या एसोसिएशन के बाद रह गए उसको डिवाइड कर देंगे बेटा इससे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बैंक ऑफ फैक्टर आ जाएगा। आप बुक्स में देखेंगे एनसीईआरटी में या रेफरेंस बुक्स में, तो आपके पास अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फॉर्मूले हैं आई के। अब इस चीज का ध्यान रखना कि बेटा आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। आई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए। और आई की वैल्यू 1 से कम होगी अगर पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। इसलिए हमारे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमारा फॉर्मूला क्या था, पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट, ठीक है, जो किसके बराबर आता था, एक्स बी के। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो नया चेंज आएगा वो क्या लग जाएगा, आई। हमको बैंक ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन हमारे पास फॉर्मूला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ऐसे ही हमारे पास तीसरा फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ये फॉर्मूले अपग्रेड करके अब क्या आ जाएगा, आई, और आई इसके अंदर आ जाएगा। और लास्ट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वी एस पाई इंटू वी एस विच इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब हमारा ये फॉर्मूला जो है वो ये होगा। तो इन रियलिटी बेटा ये हमारे एक्चुअल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। मतलब जो फॉर्मूले आपने इससे पहले पढ़े थे जिसके अंदर हमने बैंक ऑफ फैक्टर नहीं लिया था, हम वो फॉर्मूले नहीं लेते हैं, हम एक्चुअली में ये फॉर्मूले लेते हैं। लेकिन अगर सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन स्प्लिट नहीं कर रहा तो बेटा उसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसलिए आंसर हमारा वही आता है। तो हम शुरुआत करेंगे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स के साथ। 6 न्यूमेरिकल हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर है, जिसमें से 4 एक्सरसाइज के अंदर है और 2 जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल है। तो हम ऑर्डर वाइज चलेंगे कि कैसे हम अपनी लर्निंग करेंगे। एंड याद रखना सारे न्यूमेरिकल्स को करने का पैटर्न जो होगा मेरा वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको सारे न्यूमेरिकल एक जैसे तरीके से ही करने पड़ेंगे। मेनली हमने देखा है बेटा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन 3 प्रॉपर्टीज पे ज्यादा आते हैं, इस पे बहुत कम न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं। हाँ एंट्रेंस वगैरह में आ सकते हैं, पर मेनली इन तीनों पे जो है न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा आते हैं। तो मैं अब आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो ये आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास एक्सरसाइज आई है, ठीक है, ये एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41, जिनको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है और फिर हम उसकी फॉर्मूला एप्लीकेशन करेंगे। हाँ जी, कहते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखो हमको यहाँ पे कंपाउंड दे रहे हैं जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी आती है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, बैंक ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 2.47 है। अच्छा, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड अगर स्प्लिट करता है तो वो कौन कौन से आयन देगा। एक तो कैल्शियम आयन होगा, दूसरा आयन कौन सा होगा सर 2 Cl माइनस आयंस। वेरी गुड, 2 Cl के नेगेटिव आयन होने चाहिए। तो टेक्निकली अगर
आप एक मॉलिक्यूल लेते हो तो वो आपको इनिशियली क्या देगा, जीरो। इनिशियली क्या देगा, जीरो। थोड़ी देर के बाद इट शुड बी जीरो, इट शुड बी वन एंड इट शुड बी टू। तो इसके लिए बैंक ऑफ फैक्टर कितना आना चाहिए, 1+2 अपॉन 1, तो कितना आना चाहिए, 3। बट वैल्यू कितनी है, 2.47। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 कब डिसोसिएशन आती। कंप्लीट नहीं है हाँ जी, सर, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं है इसलिए आए। दिस वैल्यू 3 कब आती है बेटा, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। और इसकी वैल्यू 2.47 इसलिए आ रही है क्योंकि बेटा इसका मतलब है इट इज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना है हमने कि डिसोसिएशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन आता रहेगा हम करते रहेंगे। कहते हैं इट इज डिसॉल्व इन 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर। तो बेटा सोल्यूशन की वॉल्यूम हमारे पास कितनी होगी, 2.5 लीटर, such that osmotic pressure is 0. decimal। तो osmotic pressure पाई की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 0.75 atm। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में करेंगे तो बेटा ये कितना आ गया, 298 केल्विन। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई into Vs which is equivalent to I into NB into R and T। ठीक है, हमको अमाउंट निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया, मैं पहले मोल निकाल लेता हूँ, बाद में अगर मैं चाहूँ तो बेटा मैं मास भी निकाल सकता हूँ। सर वो कैसे, सर 27 डिग्री 300 केल्विन नहीं होना चाहिए। सॉरी बेटा, yes there is a small correction, this will become 300 Kelvin। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड का, तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का मास 35.5, तो ये आ जाएगा 11U। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना बन जाएगा, 11 ग्राम पर मोल। तो जिसकी जिस फॉर्म में जरूरत पड़ेगी बेटा हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम बेटा क्या निकालते हैं, एन। एनबी क्या आ जाएगा, पाई इंटू वी एस अपॉन आई इंटू आर इंटू टी। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 0.75। वॉल्यूम कितनी आ गई, 2.5 लीटर, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी है, 2.47 इंटू आर कितना आ जाएगा, 0.082। अगर आपको याद हो आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एंड टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, 300। तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको मास निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो अगर आप मास निकालेंगे इट विल बी मोल इनटू मोलर मास। तो मोलर मास इसका 111 आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपके पास यहाँ पर ग्राम के अंदर आ जाएगी। तो एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, तो लेट्स अस चेक के मोल्स कितने आए हैं। एज पर द कैलकुलेशन बच्चे बता रहे हैं कि मोल्स आए हैं हमारे 0.031 एंड 0.031 को हमने अगर 111 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है, 3.42 ग्राम। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप मोल्स में भी छोड़ सकते हैं
क्योंकि एक्चुअली बेटा क्वेश्चन में अमाउंट का मतलब मोल्स ही होता है, पर आप चाहें तो आप उसका मास जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सबने कॉपी कर लिया है तो कहना है रब दिस एंड स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। वो कहते हैं डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब है बेटा क्या निकालना है, पाई of a solution prepared by dissolving 25 milligram of 0.25 G. sulfate। हाँ जी, Sir, I is equal to 3. वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे मास जो है वो 25 मिलीग्राम दे रखा है, तो इट शुड बी इन ग्राम, इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब पोटेशियम सल्फेट दे रखा है, तो हमको मोलर मास निकालना होगा पोटेशियम सल्फेट का। तो पोटेशियम का मास कितना होता है, 39 इंटू 2, सल्फर इज 32 प्लस ऑक्सीजन इज 4 इंटू 60। तो दिस बिकम्स 78 प्लस 32 प्लस 64। तो 14 and 1, 14, 174 is the molar mass. 2 liters becomes the better volume solution की, and 25 degree Celsius is the temperature. तो yes, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में करेंगे तो बेटा वो 298 केल्विन आ जाएगा। एंड अगेन आर की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0.082 atm लीटर पर मोल per Kelvin. Now the best part, it says assume that it is completely dissociated. इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट को जब हम पानी में डालेंगे तो बेटा वो 2 आयन पोटेशियम के देंगे और साथ में 1 आयन बेटा किसका देंगे, सल्फेट का देंगे। तो इनिशियली अगर मैं एक मॉलिक्यूल पोटेशियम सल्फेट का डाल रहा हूं तो फाइनली बेटा वो डिसोसिएट करके मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बेटा आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2 + 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेटा वो कितने आ गए, 1। तो बेटा आई की वैल्यू क्या आ गई थी। तो फॉर्मूला पाई वी एस इज इक्वल टू आई इंटू एन बी आर टी, जहां पे हमको पाई निकालना है, आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन ये कितना आ जाएगा, मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आई कितना आ गया, 3, मास कितना आ गया, 25 मिलीग्राम में था तो ग्राम में किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। आर इज 0.082, टेम्परेचर 298 केल्विन, मोलर मास 174 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 2। तो आप कॉपी करके मुझे बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एटीएम में कितनी आ रही है। जिसको कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, बाकी लोग कॉपी करके सॉल्व करके आंसर निकालें। हाँ जी बेटा, तो सॉल्व करके हमारा इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 0.0052 एटीएम, जिसको आप लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻³ एटीएम। तो
आप लोगों ने आंसर कॉपी कर लिया, तो हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जो बहुत ही अच्छे हैं। आज बेटा जो अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो टोटल हमारे पास 4 न्यूमेरिकल बचते हैं। 2 सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स के फेवरेट न्यूमेरिकल्स है एग्जाम में देने के लिए। मैं सबका पैटर्न एक जैसा ही रखूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना आए और आप उसी पैटर्न को हर न्यूमेरिकल के लिए फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे वो डिसोसिएशन हो। तो हम बात कर रहे हैं हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है नंबर 12। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, सल्यूट का मास, ठीक है, और सल्यूट कौन है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। इसका मास बेटा क्या दे रखा है, 2 ग्राम। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो कैसे, 7 6 12 कितना आ जाएगा, 84 प्लस 6 कितना आ गया, 90 प्लस 32 122U। This is the molar mass. 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 grams of benzene. अब दूसरी तरफ बेटा आपके पास सॉल्वेंट है जिसका नाम है बेंजीन और इसका मास बेटा कितना है, 25 ग्राम, एंड shows a depression in the freezing point equal to 1.62 Kelvin। मतलब इसके ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो गया, 1.62 केल्विन। कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का 4.9 होता है। मतलब केएफ की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए, बेंजीन के लिए कितनी है, 4.9 केल्विन केजी पर मोल। कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड अगर वो डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, आपको अल्फा और आपको वैन हॉफ फैक्टर, ये 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसोसिएशन पे बेस्ड है, बाकी के जो 3 न्यूमेरिकल है वो डिसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है। वो कहते हैं 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है जिसका मोलर मास आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, उसको 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व किया तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। सर कितना कम हो गया, 1.62 केल्विन। अगर बेंजीन का केएफ इतना है तो बेटा आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन, कितना परसेंट वो एसोसिएट कर रहा है, और अल्फा निकालने के लिए आपको बेटा वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू भी चाहिए ही होगी। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी? 1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि वो 1, क्योंकि आई क्योंकि एसोसिएशन है।
वेरी गुड, क्योंकि एसोसिएशन है। तो बेटा जनरल नॉलेज, I will be less than 1, क्यों भाई? Because it is association. ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि I की वैल्यू जो है वो 1 से कम आनी चाहिए। अब जरा देखो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। सबसे पहले फॉर्मूला बेटा हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इतना लिखने के बोर्ड में हाफ मार्क्स मिलते हैं। आप अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके हाफ नंबर कट हो गए। देन आप लिखोगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF I इंटू KF इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सी चीज एक्चुअली में हमको कैलकुलेट करनी है? आई। वेरी गुड बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई। इसलिए मैंने अपना एक्सप्रेशन बनाया, आई कैलकुलेट करना है तो डेल्टा TF इंटू सल्यूट का मोलर मास इंटू सॉल्वेंट का मास जो केजी में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, KF इंटू सल्यूट का मास आई। ये कितना आ गया बेटा? 1.62। मोलर मास कितना आ रहा है? 122। सॉल्वेंट का मास कितना आ रहा है बेटा? 25 ग्राम दे रखा है, केजी में होना चाहिए, 1000 से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास WB चाहिए। WB कितना दे रखा है बेटा? 2 ग्राम। मुझे KF की वैल्यू चाहिए, वो कितनी दे रखी है बेटा? 4.9 ग्राम। आप सॉल्व कर लेंगे और आप देखेंगे ये वैल्यू आई की बेटा 1 से कम आएगी। अगर आपके पास NCERT है तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है? किसी के पास NCERT है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? नेक्स्ट पेज पे होगी आई की वैल्यू। हाँ जी, 0.992। कितनी आ रही है? 0.992। नहीं बेटा, वो तो परसेंटेज एसोसिएशन आ रहा है, वो आंसर नहीं। कितना? 0.496। नहीं, 0.49 भी नहीं आनी, 0.504 आएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 0.504 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बता भी सकता है कि ये वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है। यही आ रही है बेटा, तो हमारे पास कंफर्मेशन हो गया। आई की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ रही है? 1 से कम आ रही है। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। आपको NCERT में कैसे सॉल्व करके दे रखा है आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर NCERT 5 क्वेश्चन देती है तो बेटा वो 5 अलग अलग तरीके बताती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमें बेटा जरूरत ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं सिंप्लिसिटी में बेस कर विश्वास रखता हूँ। तो साइंस इज मोर लाइक सिंप्लिसिटी। जितना अपने आप को आप सिंपल रखोगे बेटा सॉल्व करने में, उतना आसान आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लैरिटी यहाँ पे आएगी। 5 मिनट फालतू लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। इज दैट क्लियर? तो बेटा आपके पास आई की वैल्यू यहाँ पे आती है। देखो फॉर्मूला लगाया, एक्सप्रेशन बनाया, आई की वैल्यू सॉल्व कर, सिंपल, एक आ गया। लेकिन हमारा जो सवाल है वो कहता है कि कितना परसेंट मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो रहा है। हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है। इस चीज को जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है।
दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो किसकी बात कर रहे हैं? बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं। तो बेटा C6H5COOH, ठीक है। आप अगर इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो बेटा C6H5COOH बेटा क्या बनाते हैं? 2 बनाते हैं, है ना बेटा। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। अगर बेटा ये होता ट्राइमर, मैं यहाँ पे 3 लिखता, और बेटा होल बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखता? 3 लिखता। सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल टेट्रामर बना रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, बेटा मैं यहाँ पे 4 लिखता, दिखाने के लिए कि देखो 4 अलग अलग मॉलिक्यूल, है ना, जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इट इज द कॉन्सेप्ट। बट ये वाली वर्किंग देखो बेटा मैं कैसे लिखने जा रहा हूं। इनिशियली आप बेटा इनिशियली हमेशा कितना लेंगे? 1 लेंगे। सिंपल। सर वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कितना नंबर है क्या नहीं है, हमेशा आप इनिशियली बेटा कितना लेंगे? 1 लेंगे। अगर आप इनिशियली 1 लेंगे तो एक बात बताओ, मॉलिक्यूल इनिशियली कितना जुड़ेंगे? 0, क्योंकि बेटा प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। थोड़ी देर के बाद बेटा क्या आ जाएगा? इक्वी। क्या आ जाएगा बेटा? इक्वी। ये वाला अमाउंट, रिएक्शन का अमाउंट पहले से कम होना चाहिए। सर कितना कम होना चाहिए? 1 माइनस अल्फा। याद है ना बेटा अल्फा क्या होता है? अल्फा अगर आपको याद हो, इक्वी चैप्टर में हम इसको बेटा क्या कहते थे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि इक्वी में हम हमेशा मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करते थे बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी। अल्फा कैन ऑल्सो बी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर जो मेरा अल्फा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा इनिशियली हमारे पास कंपोनेंट कितना होगा बेटा? 1। और जब भी आप इनिशियली 1 लोगे वहां पे आप क्या ले लोगे? 0। सर आपने तो यहाँ पे 2 लिखा है बेटा, मैं जो मर्जी नंबर लिखूं, मैंने 2 इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि डाइमर की बात हो रही है, इसलिए मैंने 2 लिखा है। अगर वो कहते ट्राइमर है, मैं बेटा यहाँ पे 3 लिखता, ठीक है, और यहाँ पे मैंने होल स्लाइस कर देता, लेकिन लिखता मैं फिर भी इनिशियली कितना बेटा? 1। तो इनिशियली मैं हमेशा 1 दूंगा ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? 0। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना शुरू करेंगे तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले से कम हो जाएंगे। सर कितने कम हो गए? 1 में से अल्फा जो है वो जुड़ गए। आई रिपीट, अल्फा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग डाइमर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डायमर बना रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटा? 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए। अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए तो अल्फा मॉलिक्यूल्स जुड़कर कितने हो जाएंगे? सर अल्फा बाय 2। वेरी गुड, अल्फा बाय 2। बेटा 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए, तो 10 मॉलिक्यूल जुड़कर कितने हो जाएंगे? 5। कितने? 5। 5। ऐसे ही अल्फा मॉलिक्यूल अगर है तो वो जुड़कर कितने हो जाएंगे? अल्फा बाय 2।
सर आपने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा डाइमर बना रहे हैं। सर अगर वो कहते हैं कि ट्राइमर है तो 3 मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए, तो अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़कर कितने हो जाएंगे? सर अल्फा बाय 3। अल्फा बाय 3, सिंपल सी बात है। तो चाहे वो डाइमर हो तो आपने यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिखना है, क्योंकि अल्फा क्या है? कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। और उस नंबर को जब आप इनिशियल से माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा, इतने मॉलिक्यूल नहीं जुड़े। बेटा मैंने आपको 50 मॉलिक्यूल दिए, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि कंप्लीट एसोसिएशन है, मैंने ये कंप्लीट शब्द यूज नहीं किया। अगर 50 मॉलिक्यूल का कंप्लीट एसोसिएशन होता डाइमर में तो कितने जुड़ के आते हमारे पास फाइनल? अगर 50 मॉलिक्यूल डाइमर बनाते तो बेटा फाइनली मेरे पास कितने मॉलिक्यूल आते? 125। 25 आते। सिंपल सी बात है। अगर 50 मॉलिक्यूल्स जुड़कर टेट्रामर बनाते तो बेटा मैं इसको 50 को 4 से डिवाइड कर देता, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 50 में से सारे नहीं जुड़ रहे, कुछ जुड़ रहे हैं। तो बेटा कुछ जो जुड़ रहे हैं वो अल्फा है। तो सर फिर कितने नहीं जुड़ रहे? बेटा 50 माइनस अल्फा। सिंपल। मेरा लॉजिक समझ में आया? अगर आ गया तो बेटा अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। आप अपनी ऑप्शंस इसमें ले सकते हैं। सर अगर ऐसा होता, सर अगर वैसा होता, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये वाली वर्किंग बेटा हर न्यूमेरिकल में होगी और यही है जगह जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये सब तो हर बच्चा कर लेगा, मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, आई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, ये सब कर लेंगे। हाँ जी बेटा। सर 1 माइनस अल्फा वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। बेटा कौन बोल रहा है? सर आरन सर, लाइक पूरी तरह का डिसोसिएट नहीं होता तभी। एरन बोल रहा है? यस सर। एरन मैंने इनिशियली आपको 100 मॉलिक्यूल दिए, यस ठीक सर। है, समझ में आ गया? यस सर। बेटा इनिशियली कितने जुड़ गए? 0, सिंपल सी बात है ना? यस सर। इनिशियली। अब हुआ क्या? 5 मिनट के बाद मैंने कहा बेटा 100 में से, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, 100 में से सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। 20 मॉलिक्यूल्स डाइमर बनाएंगे। मैंने कहा 20 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? डाइमर। तो बेटा कितने मॉलिक्यूल डाइमर नहीं बनाएंगे? सर 80। भाई ये 80 कैसे आया आपके पास आंसर? सर 100 माइनस 20। तो वही तो मैंने भी लिखा है बेटा यहाँ पे, 100 माइनस 20। ओके सर, समझ में आ गया। फिर 100 मेरा 20। इनिशियल हो गया और अल्फा जो है मेरा बेटा कितना हो गया? 20। लेकिन एरन जो 20 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं वो डाइमर बनाएंगे। वो कितने बनेंगे डाइमर? सर 10। 10 बनेंगे। तो ये वाली वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई? 10 आ गई। यस सर, समझ में आ गया। लेकिन मैंने तो आपको बोल दिया कि 20 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे तो मुझे पता लगाना है कि कितने जुड़ रहे हैं, इसलिए बेटा मैंने उसको अल्फा ले लिया, सिंपल सी बात है।
ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने उसको बेटा क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, और इनिशियल अमाउंट बेटा ये 100 का 1000 करोड़, मल्टीपल करोड़, एवोगाड्रो नंबर वहां तक जा सकता है। मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, रेशियो निकाल के मैं आंसर निकाल दूंगा। इसलिए बेटा मुझे इसकी हाँ, जरूरत। तो अल्फा बाय 2 कैसे आया, एक बार फिर समझा देंगे। टाइमर था ना, अच्छा, दो ठीक है। मॉलिक्यूल जुड़कर एक बना रहे हैं ना, तभी तो 2 लिखा है मैंने नहीं, ठीक है, तो समझ गए। है ना। 20 मॉलिक्यूल डायमर बना रहे हैं बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/2। अगर बेटा 20 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, ट्राइमर, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, 20/3। जो मर्जी है, फ्रैक्शन है, वो है, मुझे उसमें क्या लेना देना, मेरे को तो नंबर से मतलब है। समझ में आया बेटा, आगे हाँ बढ़े। हाँ सर। अच्छा, अब देखो बेटा, नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन। अब भाई जब आपका फाइनली एसोसिएशन हो गया, तो कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है बेटा, इन सबको ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, क्योंकि फाइनल एसोसिएशन तो बेटा यही हो गया ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, जो बेटा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा/2। जो जो आए यहाँ पे मैंने सबको जोड़ दिया। एसोसिएशन है तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, मेरे पास बेटा ये आ गया आंसर। अब बेटा आय कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई मुझे बता सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएशन के बाद कितने हैं, 1 माइनस अल्फा बाय 2। 1 माइनस अल्फा/2, 1 माइनस अल्फा/2, और इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, 1। 1। तो आए कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा/2, ये बेटा मुझे पता है, ये रहा यहां से 1 माइनस अल्फा/2, अल्फा/2 को मैं इधर ले गया, ये आ गया 1 माइनस दिस, तो अल्फा/2 कितना आ गया, 0.496। तो बेटा अल्फा कितना आ गया, 0.91292, और इसका बेटा मतलब होता है 99.2%। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालते हैं, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से, तो इसका बेटा मतलब है कि 99.2%, 100% नहीं। अगर 100% होता, हम कहते हैं कंप्लीट एसोसिएशन, वो तो बड़ा आसान था। 99.2% मॉलिक्यूल्स जो है एसोसिएट हो रहे हैं या हो चुके हैं, और सिर्फ 0.8% जो है वो नहीं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी का, जो एसोसिएशन पे बेस्ड है। उनका तरीका अलग है, आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है, बट मैंने आपको बताया वो अलग अलग तरीके से, वो भी सही है बेटा, ये भी एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि हमको बड़े सारे न्यूमेरिकल करने हैं, इसलिए मैं एक सिंगल पैटर्न फॉलो करता हूं सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आपके सामने है, किसी को बेटा कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बेटा,
अब हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, जो इसी के बाद आता है, वो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा बेटा, जैसा आपको मैंने बताया कि एग्जाम्पल 12 एसोसिएशन पे था, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिसोसिएशन पे बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बताया ना, सेम ही रहेगा। तो लेट अस टेक अप एनसीईआरटी का 13th एग्जाम्पल, और वो क्या कहता है? कहता है 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter water। तो बेटा एक तरफ वाटर है और एक तरफ हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। तो बेटा हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की वॉल्यूम की। तो एसिटिक एसिड जो एक सल्यूट है बेटा, उसकी वॉल्यूम दे रखी है 0.6 ml। इसी की डेंसिटी भी दे रखी है बेटा, वो कितनी है? 1.06 ग्राम पर ml। इस एसिटिक एसिड को बेटा हमने 1 लीटर वाटर में डाला है। तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो बेटा कौन है? वाटर, वो कितना है? 1 लीटर। बेटा डेंसिटी वाटर की होती है 1 kg पर लीटर। लेकिन हमको ना तो वॉल्यूम यूज करते हैं हम सल्यूट की, ना ही हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम यूज करते हैं, हमको तो उनके मासेस चाहिए होते हैं। तो बेटा आपको अगर याद हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से मैं सल्यूट का मास निकाल देता हूं। वो कैसे हो जाएगा बेटा? dB इंटू VB 1.06 है ना, ये आ जाएगा ग्राम पर ml इंटू 0.6 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, 1.06 इंटू 0.6 ग्राम। बेटा इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्या पता किसी से कैंसिल हो जाए। तो बच्चे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अभी आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में जाके उसको दोबारा डिवाइड कर दोगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने तो। ऐसे ही बेटा मैं सॉल्वेंट का मास निकाल लेता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई 1 kg पर लीटर, वॉल्यूम हो गई 1 लीटर। तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया? 1 kg, राइट। आगे पढ़ते हैं। कहते हैं 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड जिसकी डेंसिटी इतनी है, उसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया हमने। उसकी डेंसिटी 1 kg जो हम सबको पता है, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। जब हमने इस एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वैन हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का। बेटा क्या निकालना है? वैन हॉफ फैक्टर निकालना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का के निकालना है। बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर इक्वी में, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए बेटा, डेल्टा टीएफ के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MMB इंटू 1 अपॉन WA विच शुड बी इन kg। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस पूरे
एक्सप्रेशन में क्या निकालना है मुझे? आई और सर के। आई निकालना है बेटा। तो बेटा मैं अपना फॉर्मूला बना देता हूँ। I इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास सल्यूट का, WA सॉल्वेंट का मास kg में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय KF इंटू सल्यूट का मास। डेल्टा TF बेटा 0.025 डिग्री हो गया। ये बेटा डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। सर क्यों, इसको हम केल्विन में चेंज नहीं करेंगे? बेटा चेंज डिफरेंस बेटा सेम ही रहेगा दोनों के अंदर। अगर आपने इसको 273 ऐड कर दिया, कहानी खत्म, यू विल गेट 0। बेटा ये डिफरेंस है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वो सेम ही रहता है। तो इस चीज का बेटा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये इतना आ गया। मोलर मास बेटा एसिटिक एसिड का CH3COOH, 2 कार्बन एटम है, 24 ठीक है, प्लस 4 और 32, तो बेटा 0, ये कितना आ गया बेटा 60 U, या ग्राम मोलर मास बेटा कितना आ जाता है 60 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये कितना आ गया 60, ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा 1, आप देख सकते हैं। KF की वैल्यू बेटा पानी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा KF की वैल्यू पानी के लिए कितनी होती है 1.86। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पानी का KF। सर ये मुझे वैल्यू याद करनी पड़ेगी? नो, बोर्ड में हर कांस्टेंट आपको दे रखा होता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो ये आ गया इतना, और बेटा सल्यूट का मास 1.06 इंटू 0.6। आप सॉल्व कर देंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए कि 1 आनी चाहिए? 1 से ज्यादा। क्यों बेटा? डिसोसिएशन। क्योंकि डिसोसिएशन है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या किसी बच्चे ने इसकी वैल्यू निकाली है, या आप एनसीईआरटी को देखकर इसकी वैल्यू बता सकते हैं बेटा कितनी आ गई? ये आ रही है बेटा 1.041। ये वाली वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 1.041। अगर आपके पास बेटा कैलकुलेटर है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये वैल्यू बेटा इतनी ही आएगी। 0.00 का डिफरेंस आ जाएगा, 42 किसी का आ जाएगा लाइक दैट, या 40 आ जाएगा, इससे ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। तो बेटा आपने देखा, हमने आई की वैल्यू निकाली। अभी तक इस न्यूमेरिकल में बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई बच्चा कोई चीज पूछना चाहता है, सर ये कैसे हो गया या ये क्या हो गया बेटा? ऑल ओके है बेटा? तो अब देखो बेटा अगला पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सिंस डिसोसिएशन है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो बेटा वो कौन से आयंस देगा? COO माइनस। कौन सा आयन बेटा? COO माइनस। COO माइनस? नो, एसिड डिसोसिएट करके बेटा क्या देते हैं? H प्लस। H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव दे गया तो जो बचा बेटा वो दूसरा आयन होगा CH3COO नेगेटिव। सिंपल।
सर तो एसिटेट आयन देगा। बिल्कुल एसिटेट आयन देगा, यही वाला हाइड्रोजन बेटा उसके लिए स्प्लिट करने के लिए, ये बेटा हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली मैं ये वैल्यू बेटा कितनी दूंगा 1, ये कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आ जाएगा 0। थोड़ी देर के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा इक्वी। अब उसने ये थोड़ी ना बोला है कि कंप्लीट डिसोसिएशन है, उसने तो बोला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, भाई कितना परसेंट निकल रहा है एंड सो ऑन। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा। मैंने अज्यूम कर लिया कि अल्फा अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। समझ में आया बेटा? Yes, सेम sir. कॉन्सेप्ट। अच्छा अब आप मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का जब स्प्लिट होता है तो कितने आयन एसीटेट के देता है? So एक वेरी गुड, एक। कितने आयन H पॉजिटिव के देता है? सर एक एक। तो बेटा अगर अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए कितने एसीटेट आयन आने चाहिए? 1 by alpha. Sorry, सर alpha. 1 सर 2 अल्फा। अल्फा। वेरी गुड, कितना आना चाहिए बेटा? अल्फा आना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, अगर अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, इज दैट क्लियर? तो बेटा अगर अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो बेटा उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके आएंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो उसके आएंगे। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? यस और नो? कि दोबारा बताओ? यस सर। Yes, sir. आगे. सर अल्फा आ और गया ना? अल्फा H प्लस के भी अल्फा ही होंगे ना? बिट एच प्लस के भी अल्फा ही आएंगे। सिंपल। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर। तो देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? ये सारे ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा। आई निकालते हैं, आई कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस अल्फा। इनिशियल नंबर कितना लिया था बेटा 1, तो बेटा आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी है बेटा 1.041 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो बेटा अल्फा कितना आ गया 0.04। तो अल्फा बेटा कितना आ गया 0.041 आ गया। किसी को बेटा कोई दिक्कत परेशानी इतने पार्ट में कोई चीज पूछना चाहता है बच्चा कोई? ऑल ओके है बेटा? देखा ना मैंने सेम पैटर्न सेम तरीका लिया, सिर्फ डिफरेंस कहां पर आ रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन था, पहले वाले क्वेश्चन में बेटा क्या था एसोसिएशन था। सिर्फ उसी चीज का डिफरेंस जो है बेटा वो आ रहा है, और ये आपको 1-2 क्वेश्चन के बाद अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई तरीका क्या है। आपको आई कैन गारंटी 50% पास तो समझ आ ही गया कि हमने पहले तो रैंक ऑफ फैक्टर आई निकालना ही निकालना है।
कभी कभार आए दे भी रखा होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं, फॉर्मूला लगा के हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक बेटा क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट कहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का। क्या कोई 11th क्लास का कॉन्सेप्ट मुझे बता सकता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर? तो क्या 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालते थे? किसी को याद है? अच्छा, वेरी गुड बेटा। अब आप देखो बेटा बोर्ड पर। हाँ जी, आप देखो बेटा बोर्ड पर। So K is equal to final concentration by initial concentration. नहीं, देखो बेटा इधर हमारे पास एसिड है, ये डिसोसिएट करके ये वाले आयंस देता है, इसको बेटा हम इनिशियली क्या लिखते थे? सी। तो हम यहाँ क्या लिखते थे? 0 0। और जब इक्वी आता था तो हम बेटा यहाँ पे क्या लिखते थे? C माइनस सी अल्फा। याद आया था? है ना? C का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं बेटा? मोलैरिटी, मोलैलिटी, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। सल्यूट को पानी में डाल दिया, सोल्यूशन बन गया, तो बेटा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसका एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है? सी। आप क्या ले लेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब डिसोसिएशन हुआ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कुछ परसेंटेज डिसोसिएट हुआ। अब देखो बेटा, सी क्या हो गया? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा क्या हो गया? उसका कुछ परसेंटेज डिसोसिएट हुआ, मतलब सी अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बना कितना? सी अल्फा सी अल्फा। वही सेम कॉन्सेप्ट बेटा जो यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे किया है। फर्क क्या है? इस बार हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये 11th क्लास का बेटा कॉन्सेप्ट है, और इसको हम कैसे लिखते थे? डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी एसिड का कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन है? एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, और रिएक्टेंट में कौन है? CH3COOH एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इसकी वैल्यू कितनी है? सी अल्फा। उसकी वैल्यू कितनी है? सी अल्फा। नीचे कितना आ रहा है? सी माइनस सी अल्फा, ये वाली वैल्यू। तो ये कितना आ गया? सी स्क्वायर। ये कितना आ गया? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सी मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, इससे मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये था वो फॉर्मूला जो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का निकालते थे। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, हम क्लास 11th में इसको राउंड ऑफ करके सी अल्फा स्क्वायर ले लेते थे, पर 12th क्लास में ये नहीं होता। 12th क्लास के अंदर वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो ये बनेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हालांकि आपको ये सब शो करने की जरूरत नहीं है, सिंस पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पूरा आपको वर्किंग बताकर ये फॉर्मूला लिखवाया। आप सीधा ये लिखेंगे
और इस पे आ जाएंगे। किसी बच्चे को बेटा कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज में दिक्कत परेशानी, हमने 11th क्लास में इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। कोई चीज पूछना चाहता है बच्चा कोई? सर ये वाला फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कहीं भी? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। आप इतना लिखने के बाद सीधा आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जस्टिफाइड है, तो हम इतना लिखेंगे। पर ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, वो नीचे का 1 माइनस अल्फा इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली ना अल्फा बहुत ही छोटा होता है। अब आप खुद ही देख लो बेटा इसके अंदर। अब आप 1 में से अगर आप 0.041 माइनस करोगे तो वो वैल्यू बेटा कितनी है? 0.96। बेटा 0.96 ऑलमोस्ट 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा को इग्नोर कर देते हैं नीचे वाला पार्ट, इसलिए फॉर्मूला ये बन जाता है। लेकिन ये 11th क्लास में हम यूज करते थे, राइट? लेकिन 12th क्लास में सीबीएसई कहती है कि आपको फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी के टीचर ने कहा कि ये वाला फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो, तो नो, डोंट डू इट, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये बेटा समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत परेशानी बेटा इस फॉर्मूले में किसी को? सर यहीं तक छोड़ देना फिर हमने क्वेश्चन। नहीं नहीं बेटा, अभी के ए निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है अभी पूरी। अब कॉन्सेप्ट को देखो बेटा, सी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैलिटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मोलैलिटी। इज दैट क्लियर? सर कैसे? ये देखो हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसी फॉर्मूले को अब मैं क्या लिख रहा हूं, के ए इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सेम एक्सप्रेशन बेटा मैं मोलैलिटी से भी बना सकता था, मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा मैं क्यों कंफ्यूज करूं बच्चों को। एक बार जब आप 11th में सी वाला कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ चुके हो और थ्रू आउट सी 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 चलता है, तो बेटा सी का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, या तो मोलैरिटी या मोलैलिटी। क्लास 11th में हमने मोलैरिटी बहुत बार पढ़ी है, अब हम बेटा मोलैलिटी पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस करो, सारी चीजें तो बेटा हमको गिवन ही है। सर वो कैसे? अब ये देखो बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB अपॉन MMB इंटू WA, जो किसमें होना चाहिए? केजी के अंदर, इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। तो KA बेटा WB कितना है? 1.06 इंटू 0.6 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.041 इंटू 0.041 डिवाइडेड बाय मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना आ गया बेटा? 60। सॉल्वेंट का मास WA कितना है बेटा? 1 इंटू 1 माइनस 0.041। तो फाइनली KA 1.06 इंटू 0.6 इंटू 0.41 इंटू 0.41 इंटू 60 इंटू 0.959। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर आपको दे रखा है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में आता है।
हाँ जी बेटा, तो हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 32 एंड 33 बेटा हमने शेयर किया है, लेकिन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 33 पहले। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये इसका नाम है, ठीक है। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया गया 500 ग्राम पानी के अंदर। तो हम इसकी वैल्यूज को लिख रहे हैं, फिर हम बाद में दोबारा पढ़ लेंगे। फ्लोरोएसिटिक एसिड 19.5 ग्राम, उसको पानी में डिसॉल्व किया गया 250 ग्राम। तो 250 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1/4 kg पानी आ गया। सॉरी 500 ग्राम वाटर है, तो 500 ग्राम को अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/2 kg आ जाती है, ठीक है। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट was observed 1 degree Celsius। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF बेटा वो कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। कहता है कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्लोरोएसिटिक एसिड का। हाँ जी बेटा, तो हम आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर, जरा देखिए बेटा। कहते हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड का 19.5 ग्राम 500 ग्राम पानी में जब डिसॉल्व किया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अच्छा, अब KF की वैल्यू पानी के लिए बेटा हम जानते हैं 1.86 केल्विन kg पर मोल होती है, और उन्होंने हमसे पूछा है वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। जब आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना हो और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपको ऑब्वियस सी बात है निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके मोलर मास की। कार्बन कितने हैं, 2, तो बेटा कितना हो गया 24। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और एक हो गया फ्लोरीन जिसका मास कितना होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 19, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फ्लोरीन का मास जो है बेटा वो कितना होता है, 19। अब फ्रैक्शन में है क्या है तो हम उसको नहीं ले रहे, हम राउंड ऑफ कर लिया। तो बेटा ये कितना हो गया, 24 प्लस 3 27, 24 प्लस 35, 24 प्लस 35 प्लस 19, तो 9 9 18 एंड 1, तो ये आ गया 78, 3 3 6 एंड 1 7। तो बेटा मोलर मास कितना आ रहा है, 78 U। ग्राम मोलर मास कितना बन गया, 78 ग्राम पर मोल। आप सबको पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF विच इज इक्वल टू W अपॉन MMB इंटू 1 अपॉन WA विच इज इन kg। इस एक्सप्रेशन से हमको बेटा क्या निकालना है, कोई बता सकता है? I निकालना है। तो बेटा वेंट ऑफ फैक्टर कितना बन जाएगा, डेल्टा TF इंटू MMB
into WA which is in kg divided by KF into WB. डेल्टा TF कितना आ गया 1, मोलर मास 78, WA कितना आ जाएगा बेटा 1/2, हाफ kg है ना तो 2 नीचे चला गया। WB कितना है बेटा 19.5 और KF कितना हो गया 1.86। आप सॉल्व करेंगे I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा डिसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन का एक पार्ट, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा I की वैल्यू। अब वो कितनी आएगी वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, और ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। तो 2 या 3 डिजिट तक आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट, हमको क्या निकालना है अल्फा। तो बेटा फ्लोरो एसिटिक एसिड है। सर ये कैसे डिसोसिएट करेगा? बेटा ये भी तो एसिड है, तो वही सेम डिसोसिएशन है, H पॉजिटिव देगा। तो ये क्या आ जाएगा CH2FCOO नेगेटिव, साथ में आ गया बेटा H पॉजिटिव। आप क्या लिखेंगे बेटा इनिशियल अमाउंट कितना लेंगे बेटा आप इसका 1, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0। थोड़ी देर के बाद आप क्या ले लेंगे बेटा इसका इक्वी पर बताओ ये कितना रह जाएगा 1 minus alpha। वेरी गुड, कितना रह जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये कितना आ जाएगा बेटा अल्फा। ये कितना आ जाएगा बेटा अल्फा। समझ में आ गया? अब आप क्या लिखेंगे बेटा I। कैसे निकालते हैं? पहले निकालेंगे क्या टोटल अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन। वो ये होता है ना बेटा, इसको सम कर देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो बेटा ये कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। तो I क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डी मतलब डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। तो बेटा I कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो बेटा अल्फा कितना आ जाएगा I माइनस 1, और बेटा आपके पास ये आ गया अल्फा। आपके पास ये क्या आ जाएगा अल्फा। सर फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है, वो कैसे निकालेंगे बेटा? वेरी सिंपल, फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा कैसे निकालते हैं? वही सिंपल, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप बेटा इसको क्या लिख दीजिए M अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको शो करने की जरूरत थोड़ी ना है, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो बेटा Ka कितना आ जाएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, WB इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन मोलर मास इंटू WA जो इसमें होना चाहिए kg के अंदर इंटू 1 माइनस अल्फा। आप बेटा वैल्यूज प्लेस करेंगे। WB कितना है 19.5, मोलर मास कितना है बेटा 78 इंटू 1/2, वो ऊपर चला जाएगा, और अल्फा आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो देख लो मैंने कोई भी चीज डिफरेंस नहीं करी, सेम कॉन्सेप्ट से बेटा हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेना है। जिसको जो डाउट हो वो पूछ सकता है, बाकी लोग कॉपी करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि किस किस की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो शुरू कीजिए बेटा इसको कॉपी करना। हाँ जी बेटा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 1.075।
अगर i की वैल्यू 1.075 आ रही है तो बेटा 1.075 -1 कर देंगे तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.075। और अगर अल्फा हमारे पास कितना आ गया 1.075 तो ये आ जाएगा 0.075 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 78 और इसका 2 ऊपर चला गया और ये आ गया 1.1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.075। तो इसका मतलब है के ए कितना आ जाएगा 19.5 इंटू 2 तो ये आ गया 38 39 इंटू 0.75 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 0.925 39 1 जा 78 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप मुझे के ए की वैल्यू सॉल्व करके बता दीजिए ये कितनी आ रही है। सर 2.6 into 10 to the power -3 2.6 और भी कुछ आ रहा है बेटा आगे इसके into 10 to the power -3 नहीं वो तो आएगा ही बेटा इंटू 10 to the power -3 पर 2.6 समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स को मिनिमम निकालनी होती है बेटा एज पर सीबीएसई अगर डिवीजन हो रही है तो। कितना आ रहा है ये बताओ जरा। सर मेरा थोड़ा अलग आ रहा है। ये आ रहा है 0.075 इंटू 0.075 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.925 बेटा ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर 3.04 into 10 to the power -3 3.04 आ रहा है। तो ये आंसर कितना आ रहा है 3.04 इंटू 10 to the power -3। काफी बेटा डिफरेंस आ रहा है आपके आंसर में तो शायद हाफ मार्क्स जो है बेटा टीचर कट कर सकता है डिडक्ट कर सकता है। ठीक है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बेटा इसके लिए के ए के लिए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू न्यूमेरिकल बेटा बेस्ड ऑन बैंक ऑफ फैक्टर। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स नोट सब कुछ जो है वो आपको हमारे चैनल से मिल सकता है। आप इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे इन टॉपिक्स का बेनिफिट जो है उठा सके। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।